Students, welcome. We are going to study the 14th topic, that is natural resources in detail. So let's see the concepts what have been discussed over here. The first main point to be understood over here is environment. When I say environment is something which surrounds us, it is very important for our day-to-day life. It is very important for our day-to-day life. If I'm not wrong, we will be getting from here land, we will be getting from here water and air. So अगर आप सोचें तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. ज़मीन, पानी और हवा ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और हमें सराउंड करते हैं. दैट थिंग इज़ नोन एज एनवायरमेंट. After environment, we should try to focus on a word known as biosphere. Biosphere is nothing but composition of two most important parts, that is the Earth's crust, which is of various types, and atmosphere. So biosphere will be having two major parts, that is Earth's crust and the atmosphere. So मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अर्थ बना के रखा है फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस. सो जैसे ही मैं बोलता हूँ अर्थ्स क्रस्ट, उसमें है एक लैंड. सो लेट अस मेक सम, जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो लेट इट बी लैंड. it will be having some water sources and atmosphere. So basically अगर मैं बायोस्फीयर को देखूं तो इसमें कुछ ज़मीनी पार्ट है. The part of land is known as lithosphere. Litho, lithosphere. Always remember spellings ठीक से लिखे. Next जो पानी वाला पार्ट होगा, जिधर भी ओशंस होंगे, रिवर्स होंगे, that water वाला एरिया is known as हाइड्रोस्फीयर. HYDRO, हाइड्रोस्फीयर. सो स्फीयर का स्पेलिंग सेम है. एंड जो ऊपरी पार्ट है, जो हवा वाला एरिया है, द एयर पार्ट, द पार्ट विच कंटेन्स एयर इज नोन एज एटमोस्फियर. ATMOS, एटमोस्फियर. सो जैसे हम देखते हैं लैंड, वाटर एंड एयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अलग अलग नाम है. तो उनके कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं. लिथोस्फीयर माने जो भी सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का, जो भी सॉलिड क्रस्ट है, व्हाट इज क्रस्ट? द आउटर सरफेस. दैट पार्ट इज नोन एज द लिथोस्फीयर. सो वाटर हाइड्रोस्फीयर अगर मैं बोलता हूँ तो उसमें आएगा 75% ऑफ द अर्थ्स बॉडी इज कवर्ड बाय वाटर. इसमें अलग अलग फॉर्म में आप वाटर की बात कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज, रिजर्वॉयर्स, डैम्स, ये सब इसी में आएगा. दैट इज इन हाइड्रोस्फीयर. ओके. एटमॉस्फेयर इज बेसिकली नथिंग बट ब्लैंकेट ऑफ एयर. इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. So this is what is environment and biosphere. Now let us move to the next point, that is biosphere and its components. Components मतलब उसके दो मेन पार्ट्स. इसके दो मेन पार्ट्स में है बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक जैसे ही मैं बोलता हूँ, बायोटिक का और कोई मीनिंग नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है. सो बायोटिक इज लिविंग. इट इज मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. और ये दोनों को जो एनर्जी चाहिए, इन दोनों के लिए जो एनर्जी आएगी, विच इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम सन. सो बेसिकली देखा जाएगा तो ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है. दैट इज व्हाट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड एंड ऑल्सो दे डिपेंड ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे डिपेंड भी करेंगे. ओके. नाउ लेट अस ट्राई टू सी द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पॉसिबल. ये बहुत ही फाउंडेशनल वर्ड्स है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्ट मीन्स खत्म होना, इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी भी खत्म ना होना, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होना. ये उसका बेसिक मीनिंग होता है. सो हम उसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स देखते हैं. अच्छा, हम लोग को कोई क्वेश्चन आता है तो वी कैन राइट सम डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स एज वेल. द मोमेंट ऐसे इनएग्जॉस्टिबल, दैट मीन्स इट इज़ इन अबंडेंस. उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको कितना भी यूज़ करे ह्यूमन एक्टिविटीज से उसको कुछ फ़र्क नहीं होगा. सो बेसिकली इनएग्जॉस्टिबल इज इन अबंडेंस, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि एग्जॉस्टिबल इज लिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी. सेकेंड पॉइंट, इसको कंटिन्यूस यूज करने से कुछ फर्क नहीं होगा. सो आई कैन कीप ऑन यूजिंग इट. सी इफ आई एम टॉकिंग ऑफ इनएग्जॉस्टिबल, दैट मीन्स सोलर एनर्जी.
आप सोलर एनर्जी को हमेशा सालों साल यूज़ करें, कुछ भी फर्क नहीं होगा। सो कंटिन्यूस यूज से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि ये डिप्लीट हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? डिप्लीशन का सिंपल मीनिंग होता है कम होना। किसी भी रिसोर्स को बार बार यूज करने से वो पर्टिकुलर चीज खत्म हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम। सो डिप्लीटेड बाय कंटिन्यूस यूज। जैसे ही मैं ये लिखता हूं स्टूडेंट, दैट इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल के अंदर और दो पैटर्न्स आएंगे। वन इज रिन्यूएबल, and one is non-renewable. Okay, when I say renewable, can I get one nice simple example of renewable resource? Yes students, forest, underground water, ये सारे renewable resources है। तो non renewable resources क्या होंगे स्टूडेंट्स? फॉसिल फ्यूल, मिनरल, पेट्रोलियम, कोल, ये सब यहाँ पे आएंगे नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल को मैं रिसाइकल करके, रेप्लेनिश करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग? मैं उसको रिसाइकल कर सकता हूँ, मैं उसको रेप्लेनिश कर सकता हूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लेनिश एंड रिसाइकलिंग? दोनों को मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, जबकि मैं इनको आई कैन नॉट डू, नो रिसाइकलिंग पॉसिबल एंड रिप्लेनिश्ड, ये इसमें प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं होंगे। सिमिलरली इसमें दोनों लोग आएंगे, दैट इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आई विल बी हैविंग बोथ द कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, जबकि नॉन रिन्यूएबल में हमेशा अबायोटिक ही आएंगे, दैट इज ओनली नॉन लिविंग। अगर मैं इनको बार बार यूज करूं, ठीक तरीके से यूज करूं, इन अ प्रॉपर मैनर, तो दे कैन लास्ट फॉर एवर। सो ये फॉर एवर हो सकते हैं पॉसिबल, से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो जाता है ये। फॉर एवर पॉसिबल रिन्यूएबल जो एग्जॉस्टेबल का एक टाइप है, इट्स अ टाइप ऑफ एग्जॉस्टेबल, करेक्ट ना? सो आपने सब बोला कि इन एग्जॉस्टेबल अबंडेंस में है, मैंने क्या बोला? फॉर एवर पॉसिबल इफ यूज्ड इन प्रॉपर मैनर, if used in proper manner। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? मुझे उसको ठीक से रिसाइकल करवाना है, ठीक से रिप्लेनिश करवाना है, ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, लिमिट क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो मैं इसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। इट कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ इनएग्जॉस्टेबल। नॉन रिन्यूएबल में ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कैसे भी यूज़ करो, वो कभी ना कभी तो अल्टीमेटली, कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाला है। Ultimately it will get exhausted। So let's see the examples। Examples के लिए renewable में आएगा forest, animals, you can also write underground water, नॉन रिन्यूएबल में आएगा सबसे मेन, सबसे इजी वाला, दैट इज फॉसिल फ्यूल। एनी अदर एग्जांपल आई कैन राइट एज मिनरल, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दो पार्ट्स, उसके मेन दो डिविजन्स, और एग्जॉस्टेबल के दो अलग डिविजन्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एयर। सो मोमेंट आई से एयर, इसका मीनिंग होता है मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप सराउंडिंग अस। सो इट इज नथिंग बट अ मल्टी लेयर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी लेयर्ड? एक से ज़्यादा लेयर्स होना, वो गैसियस है। एनवेलप, सराउंडिंग, एनवेलप मीन्स सराउंडिंग, किसी एक चीज़ को लपेट लेना, सराउंडिंग अस और सराउंडिंग द अर्थ। इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर बेसिकली एयर ही होता है, एंड उसमें जो भी चीज़ सबसे मेन है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हम पढ़ने वाले हैं।
बट आई वॉन्ट फर्स्ट यू टू अंडरस्टैंड, अगर हमने एक एटमोसफेयर का डायग्राम बनाते हैं तो ये अर्थ के आसपास उसके 5, ही हैज़ गॉट 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। ये जो लेयर्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो मल्टी लेयर है, ये है बेसिकली 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। सो ये लेयर्स कैसे होते हैं सर? तो ये डिस्टेंस के हिसाब से होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा, दैट इज सबसे निचला वाला पार्ट, दैट इज ट्रोपोस्फियर। सो द 5 लेयर्स आई एम ड्रॉइंग नाउ। तो 8 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दैट इज 8 to 20 किलोमीटर्स, आपको सबसे पहला वाला पॉइंट मिलेगा, दैट इज TROPO, ट्रोपोस्फियर। सबसे पहला वाला कौन सा नाम आएगा? TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फियर। सो यहाँ पे ही अपने सारे क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, वेदर, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, थंडरिंग, ये सब यहीं पे होगा। सो यहाँ पर आपको बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म्स, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है उसका नेक्स्ट लेवल, जो ऊपरी वाला पार्ट है, दैट इज स्ट्रैटोस्फियर। सो इसके ऊपर आता है स्ट्रैटोस्फियर, STROTOSPHERE, स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर के थोड़ा ऊपर आएगा मेसोस्फियर, MESOSPHERE, मेसोस्फियर। उसके ऊपर होता है थर्मोस्फियर, THERMOSPHERE, थर्मोस्फियर। उसके ऊपर आएगा सबसे ऊपर, दैट इज एक्सोस्फियर। सो देखो थोड़ा मैंने डिस्टेंस रखा है उसको बनाने के लिए, एक्सोस्फियर। नाउ thermosphere and exosphere together are also known as ionosphere, IONOSPHERE, ionosphere। अगर आप देखें ठीक से तो स्ट्रैटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर के बीच में आपको मिलेगा सबसे मेन, दैट इज O3, दैट इज ओजोन। सो ओजोन लेयर यहाँ पे आता है। सो ऐसा अपना कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का। इसमें ये जो मैंने आपको ब्लैक वाले पॉइंट्स लिख के रखे हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। दीज आर द लेयर्स, 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स, और उनके और भी कुछ नाम देख रखे फॉर डिटेल स्टडी, दैट इज थर्मो एंड एक्सो टुगेदर आयोनोस्फियर, O3 between troposphere and stratosphere. Okay, now after composition of the atmosphere, let's go to the composition of air. Air के अंदर सबसे मेन पॉइंट यही मिलेगा आपको, that air is having the classification. मैंने पाई डायग्राम बना के रखा है इसमें। पाई डायग्राम मीन्स इज लाइक अ पिज़्ज़ा, या नाउ सबसे मेन, सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट शेडिंग नाउ। दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज शेड, so don't worry, this part becomes your major constituent, that is nitrogen. So gas जो है layers के फॉर्म में, एयर में सबसे मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन। उसका परसेंटेज है 78.09%। सो ये डॉटर वाला हो गया आपका नाइट्रोजन। उसके बाद आता है आपका थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा लाइक शेप आ रहा है, दैट बिकम्स योर O2, अलग शेडिंग थोड़ी। दिस इज योर OXYGEN, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज गिना जाए तो इट बिकम्स 20.93%। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक अलग सी जगह छोड़ के रखी है, दैट इज़ फॉर मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस, जो बहुत ही स्मॉल कंटेंट में है। तो उसको थोड़ा डार्क करता हूँ तो अलग से दिखेगा आपको। ये जो पार्ट है इसमें काफ़ी सारे मिक्सचर है, फिर भी इस मिक्सचर में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आर्गन, ARGON। आर्गन इज एन एलिमेंट नंबर 18। आर्गन का कंपोजिशन बहुत ही स्मॉल है, दैट इज 0.93%। सो वेरी स्मॉल कंपोजिशन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कोई नया नाम नहीं है हम लोगों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कंपोजिशन आपको मिलेगा अराउंड 0.03%।
फिर मिलेगा आपको मिसलेनियस गैसेस सच एज वाटर वेपर, डस्ट एंड ऑल, प्लस मिसलेनियस गैसेस विल अकाउंट टू अराउंड 0.02%. सो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो हवा है उसमें मेजर नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन तो हम अपने आपके लिए यूज़ तो नहीं कर रहे सर, वी आर यूजिंग ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होता है? सो आई विल लाइक टू शेयर विद यू वन important information regarding oxygen. Now if I write oxygen, it is used by two major purposes. One is for respiration and one is for combustion. एक उसका मेजर यूज है ये मेजर यूज होने के बाद अगर मैंने यूज कर लिया है O2 को तो वो वापस बैलेंस कैसे होता है? सो दैट 20% इज बैलेंस्ड, इट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स के लीव्स करते हैं. प्रोसेस का नाम है PHO, फोटोसिंथेसिस. फोटो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लाइट, लाइट से होने वाले सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन. ओके, सो मैंने क्या प्रिपेयर किया, ये कहाँ प्रिपेयर हुआ? ये प्लांट्स के अंदर प्रिपेयर होता है. सो मैं ग्रीन से लिखता हूँ, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. उसका स्पेलिंग है CHLORO, क्लोरोप्लास्ट. So chloroplast is doing what? It is taking the photosynthesis. It is doing a process known as photosynthesis. वो एटमॉस्फेयर से कुछ चीज़ों को लेगा such as carbon dioxide, water vapor and sunlight. He will use carbon dioxide, he will use water vapor and he will use sunlight. इन लोगों को मिलाकर वो वापस देता है O2, that is oxygen. So can you see students how beautiful it is, how environment tries to balance itself? It is taking carbon dioxide, it's a major pollutant. वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को लेता है और O2 देता है. O2 वापस आता है और अपने आप को बैलेंस करवा के रखता है, बिकॉज इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक द नोट्स. So now let us discuss importance of atmosphere. The first point what I need to say is controls the climatic condition. So अपने पृथ्वी के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो एटमॉस्फेयर ही है. सो ऐसी क्या चीज़ करती है एटमॉस्फेयर जो अपना क्लाइमेट कंट्रोल करता है? सी ऑन अर्थ बेसिकली एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. आई विल राइट दिस पॉइंट. एयर इज अ बैड कंडक्टर. So air will always try to maintain in the form of atmosphere a proper average temperature. ये average temperature जो भी है ये पूरे साल मतलब the entire year, the whole year it will be maintained. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ we will be having a proper temperature during the daytime and at the night. Let me give an example to you for make you understand how it maintains the proper temperature during day and night. For example, if I draw moon, so on moon there is a unique problem. Since there is no atmosphere, so यहाँ पर day and night के हिसाब से टेम्परेचर बहुत वेरी होता है. सो अगर मैं यहाँ पे एक सन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेयर इज. सो यहाँ पे अगर सन है तो एक पार्ट मून का लाइट के अंदर है, एक पार्ट डार्क में है. Correct. So this is the dark part. This is the light part. So I can say जहाँ पे light है वहाँ पे day है और जहाँ पे darkness है वहाँ पे night है. बराबर. So अगर हम मून पे होते तो क्या होता? अगर हम मून पे होते तो दिन में तापमान would be around 110 डिग्री सेल्सियस, which is very high. और रात में it will be -190 डिग्री सेल्सियस. मतलब it will range between these two temperatures. 110 और 190 के बीच में टेम्परेचर वेरी हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा है और इसमें लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है. अगर इसमें लाइफ फॉर्म नहीं एग्जिस्ट हो सकता तो इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. सो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर
and that is how it is affecting the climatic conditions on the moon. So ये conditions अर्थ पे नहीं है. अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है पूरे साल में और डे और नाइट का टेम्परेचर भी बैलेंस होता है. आफ्टर दैट लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विंड. विंड मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर, बहती हुई हवा सा था वो. बहती हुई हवा, दैट मीन्स flowing air, a movement of air is causing nothing but wind. Okay, now how do you understand wind? So एक simple concept करते हैं, हम दो diagrams बनाते हैं, that will be better. Okay, so in this figure this is your land area. And this is your ocean or water. Let us try to understand during the day time क्या होता है and during the night time क्या होता है. So basically आपको पहले बात तो ये समझना पड़ेगा, दिन के टाइम पे जमीन का एक यूनिक पैटर्न है. लैंड एज अ यूनिक पैटर्न टू हीट अप फास्ट. मतलब लैंड विल हीट अप फास्टर. ये जल्दी गर्म होगा और ऊपर से जो भी रेज आ रहे हैं ना सन के, उनको वापस री रेडिएट भी करेगा. इट विल ऑल्सो स्टार्ट री रेडिएटिंग. दिस इज नोन एज री रेडिएशन. सिंस ये बहुत फास्ट है, सो एक थोड़ा सा पे पॉइंट देके रखता हूं मैं. Whenever the temperature increases, so यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने री रेडिएशन करवाया, हीटअप बोला, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कर क्या रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. Whenever temperature increases, pressure decreases. दोनों भी इनवर्स रिलेशन में है, दोनों भी इनवर्स रिलेशन में है. सो यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा. सो यहां पे प्रेशर विल बी लो. सो कौन सा प्रेशर? एयर प्रेशर बिकम्स लो. सो यहां पर एयर प्रेशर इज मच लोअर. अभी हम पानी की बात करते हैं. भाई पानी का हीटिंग का प्रोसेस काफी स्लो है. सो वाटर का हीटिंग प्रोसेस इज स्लो और स्लो होने की वजह से वो काफ़ी हद तक ठंडा है. सी द आंसर इज नाउ विजिबल. अगर यहाँ पर पानी है जो ठंडा है, जो इतना ज़्यादा तापमान में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. सो यहाँ पे एयर प्रेशर, ये जोन में एयर प्रेशर विल बी हाई. क्यों हाई है स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर इज लो. और हमेशा याद रखें, कहीं भी फिजिक्स में, साइंस में, कहीं भी आप जब भी पढ़ते हो, कोई भी चीज़ हाई से लो की ओर जाएगी. इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज़ गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. क्या फ्लो हुआ सर? एयर. एंड द फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड. सो इज द पॉइंट क्लियर? So what is happening basically? The air is moving from high pressure area to low pressure area. So I will simply say air is flowing from a water body towards land surface. Air is flowing from water to land. So that becomes my direction of wind. That becomes my direction of wind. अभी उल्टा आंसर है यहाँ पर जमीनी पार्ट है. जमीनी पार्ट नाइट के टाइम पे जैसे दिन में फटाफट हीट हुआ था, वैसे अभी वो फटाफट ठंडा हो जाएगा. सो इट कूल्स डाउन फास्टर. इट कूल्स डाउन फास्टर. इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर विल बी क्वाइट लो. ये इतना फास्ट कूल होता है कि भले ही वाटर, प्लीज पे अटेंशन, भले ही पानी धीरे धीरे ही ठंडा हो रहा है. सी यहां पे हीटनेस का पॉइंट नहीं है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? जमीन और पानी के कंपैरिजन में पानी का टेम्परेचर बहुत
थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द ज़मीनी टेम्परेचर. पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू ज़मीनी टेम्परेचर बिकॉज ये फास्टर ठंडा हो गया. सो इट इज मोर कूलर देन वाटर. इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कंपैरिजन में वो काफ़ी ठंडा है. अगर ये ठंडा है सो टेम्परेचर इज लो, सो एयर प्रेशर हाई किधर रहेगा अभी, लैंड के पास. सो यहां पर हो गया आपका एयर प्रेशर हाई. अगर यहां पर एयर प्रेशर हाई है तो यहां पे ये ठंडा है लेकिन ये फिर भी गर्म है. कंपैरिजन के केस में अगर ये गर्म है तो यहाँ पे टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर विल बी लो. सो दिस बिकम्स एयर प्रेशर इज लो. अब मैंने आपको अभी सिखाया फिजिक्स साइंस में हमेशा एयर, विंड, वाटर जो भी है विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. सो रात के समय आप देख सकते हैं एयर इज गोइंग फ्रॉम लैंड टू वाटर, सो दैट बिकम्स योर डायरेक्शन ऑफ विंड. Such a motion of wind is also known as convection currents. So that's how movement of air takes place, that's how wind is formed. So let's go to the next point, that is factors influencing movement of air. So what are the factors? सबसे पहला point